बेसिकली देखा जाए तो हमको जहाज को भिड़ने नहीं देना है हवा में। स्पेशली मेडिकल में थका देते हैं डॉक्टर्स। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी में वर्क कल्चर बहुत ही अच्छा है। तो आप बहुत ही पैसे वाले बुड्ढे बन के रिटायर ज्वाइन करता है एज ए एटीसी तो कितना मिलता है वहाँ पे? सब्सक्राइब कीजिए मैकेनिकल पेंटोमैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग वीडियोस देखने के लिए। सबसे पहले तो तरंग भाई, वेलकम टू मैकेनिकल पेंटोमैथ। आपने हमारे इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और अपने वैल्यूएबल एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, तो इसके लिए मैं तहे दिल से आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। आगे बढ़ने से पहले भाई मैं चाहता हूँ कि आप अपने बारे में कुछ व्यूअर्स को बताएं। मेरा नाम तरंग मकवाना है। मैं अभी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एज ए जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पद पे काम कर रहा हूँ और अभी मैं राजकोट एयरपोर्ट पे पोस्टेड हूँ। और मेरे को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 4 साल हुए हैं, मतलब चौथा साल चल रहा है। आप एज ए एटीसी किस एग्जाम के थ्रू ज्वाइन हुए थे? मतलब थ्रू गेट और इसका जो सेपरेट एग्जाम होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी का, उसके थ्रू आप ज्वाइन हुए थे? एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के लिए गेट का रास्ता नहीं है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपना अलग से एक एग्जाम ही कंडक्ट करती है, उसके थ्रू ही एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की। तो मैं 2017 में जो एग्जाम हुई थी, नोटिफिकेशन था शायद 2015 का, उसके थ्रू मैं रिक्रूटमेंट हुआ। जैसे ही आपका एटीसी में सिलेक्शन हुआ तो उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस कैसी रही? जैसे ही एटीसी में सिलेक्शन होता है, आपको ईमेल के थ्रू जानकारी मिलती है, रोल नंबर का लिस्ट भी अपलोड करते हैं। उसके बाद उसी कुछ 2-3 दिन या एक हफ्ते बाद कॉल लेटर आता है, अपॉइंटमेंट लेटर आता है। उसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई होती है कि आपको कहाँ पर ज्वाइनिंग करना है, आपका ट्रेनिंग पीरियड कितना होगा, आपको कितना बॉन्ड बनवाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे ज्वाइनिंग के समय, उस हिसाब से करना है। सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल रखने हैं, बॉन्ड प्रिपेयर करवाना है। एटीसी में क्योंकि ट्रेनिंग बहुत ही महंगी रहती है, तो यहाँ पर 3 साल का बॉन्ड रहता है और उस बॉन्ड का अमाउंट अलग अलग रहता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी में एटीसी का जो बॉन्ड है, बॉन्ड अमाउंट 3 साल का रहता है। उस बॉन्ड पीरियड 3 साल का रहता है और बॉन्ड का अमाउंट आपका ज्वाइनिंग के बाद के ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ज्वाइनिंग के बाद आपकी 6 महीने की, अभी शायद 8 महीने की ट्रेनिंग हो गई है, बॉन्ड उस हिसाब से आपका चेंज हो सकता है। तो हमारे समय पे क्या था कि ज्वाइनिंग के बाद आप 1 मंथ में अगर छोड़ते हो तो 2 लाख रुपए आपको बॉन्ड होगा, 2 लाख रुपए आपको भरना पड़ेगा। 2 महीने से 3 महीने के बीच में आप छोड़ते हो तो 5 लाख भरना पड़ेगा। और 3 महीने के बाद आप ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनिंग की कंप्लीशन तक आप कोई भी छोड़ते हो तो 7 लाख रुपए आपको भरना पड़ता है। और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आप 1 साल में छोड़ते हो तो 5 लाख, 1 से 2 साल के बीच में छोड़ते हो तो 4 लाख, और तीसरे साल में अगर आप छोड़ते हो तो 3 लाख रुपए आपको बॉन्ड देना है। चौथे साल से आपका कोई बॉन्ड रिकवरेबल नहीं होगा। तो ये 3 साल का बॉन्ड रहता है। उस बॉन्ड को उन लोगों ने जो फॉर्मेट दिया है उसमें आपको बनवा के लेके जाना है, ज्वाइनिंग के टाइम भी देना है। और उसके बाद उसके साथ ही रहता है आपका मेडिकल बोर्ड में मेडिकल टेस्ट सारे करवाने हैं, उसका रिपोर्ट भी साथ में लेके जाना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स रहते थे। लेकिन हाँ, एक मेडिकल जो कराना हमारे हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बड़ा ही डिफिकल्ट पार्ट है, तो आपके लिए वो भी एक्सपीरियंस नया बन जाएगा। हम लोग ज्वाइनिंग के बाद हमारा ट्रेनिंग सेंटर में जो कैंडिडेट्स थे उसमें पहले के 2 वीक तो सब लोग अपने मेडिकल बोर्ड कराने के एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहे थे। लोगों ने क्या क्या परेशानियां ली है, 3 दिन 4 दिन डॉक्टर्स के नखरे ये वगैरह। मेडिकल आपको बोर्ड कराना अलग ही एक चैलेंज हो जाएगा, लेकिन ठीक है, वो पार्ट ऑफ लाइफ है, एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। मेडिकल बोर्ड हो गया, आपका बोर्ड का डॉक्यूमेंट हो गया, आपके जो ग्रेजुएशन या इंजीनियरिंग के जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स, तो उन्होंने जो अपॉइंटमेंट लेटर में डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट दिया है वो सब डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ वगैरह सब लेके जाना है। और जो डेट बताई है और ट्रेनिंग सेंटर बताया आपका, उसमें या तो आपको कोई स्टेशन पे भी ज्वाइन करा सकते हैं, वहाँ पे जाके आपको ज्वाइन करना है। ज्वाइनिंग में भी सेम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो चीज़ उन्होंने अपॉइंटमेंट में मांगी है वो चीज़ आपसे वेरीफाई करके ली जाएगी। 1-2 दिन तो वही प्रोसेस चलेगी आपकी फॉर्मेलिटीज की, पेपर वर्क।
उसके बाद ट्रेनिंग चालू। ज्वाइनिंग प्रोसेस काफी हेक्टिक है। अरे बाबा, स्पेशली मेडिकल में थका देते हैं डॉक्टर। इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट में जाओ, 3-3 4-4 दिन तक टेस्ट ही खत्म नहीं होते। उसके बाद बोर्ड बैठता है आपका, उसमें आपको फाइनली सर्टिफिकेट देते हैं, तो लंबा हो जाता है प्रोसेस। अब जैसे ही मतलब आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होता है, ठीक है, तो उसमें उसमें आपका डिपार्टमेंट अलोकेशन या कौन से एयरपोर्ट में आपको जाना है, ये कब डिसाइड होता है? मतलब ट्रेनिंग के बाद होता है या ट्रेनिंग के पहले ही डिसाइडेड रहता है? स्टेशन पोस्टिंग आपका कहाँ पर होगा, ट्रेनिंग के बाद होता है या ट्रेनिंग के लास्ट फेज में होता है। आपकी ट्रेनिंग खत्म होने से 1 हफ्ते या 15 दिन पहले आपको पता चलता है कि आपकी कहाँ पर पोस्टिंग हुई है। और बेसिकली ट्रेनिंग 3 पार्ट, अब हमारे टाइम पर 2 पार्ट में हुई थी, अभी 3 पार्ट में होने लगी है। फर्स्ट एरोड्रोम कंट्रोल की होती है, उसके बाद अप्रोच कंट्रोल और एरिया कोर्स भी साथ में ही हो जाता है। तो अभी ट्रेनिंग अप्रोक्सीमेट 8 महीने के आसपास रहती है, इनिशियल ट्रेनिंग। और जब आपकी ट्रेनिंग खत्म होगी उसके 15 दिन या 1 हफ्ते पहले आपको पता चलेगा कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर हुई। अगर हम लोग देखें तो मोस्टली के ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकता है, क्योंकि एयरपोर्ट तो काफ़ी जगह पे होते हैं। करेक्ट, ऑल ओवर इंडिया में सारी जगह पर होता है, और वो बेस्ड अपॉन रिक्वायरमेंट रहता है इस एयरपोर्ट्स का, स्टेशन का रिक्वायरमेंट, कहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर लोग भेजे जाते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कि एटीसी का बेसिकली प्रोफाइल क्या होता है, एग्जैक्टली उसे करना क्या होता है? बेसिकली देखा जाए तो हमको जहाज को भिड़ने नहीं देना है हवा में, और हमारा काम वही है। और अगर हम ले में या शॉर्टली बताए, डीप में पहुंच जाएंगे तो अभी इसे कैंडिडेट को पता नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल नहीं, चीजें आ एकदम जाएंगी डीप में नहीं जाएंगे। यस यस। अगर लेमैन लैंग्वेज में बताए तो जहाज को भिड़ने ना देना, जहाज को नजदीक ना आने देना उसके प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड से, इससे नजदीक तो नहीं आने देना है, वो देखने का काम एटीसी का है। और मेंटली जहाज एटीसी उड़ाता है, फिजिकली पायलट उड़ाता है, वो हम कह सकते हैं। नो डाउट पायलट का वर्कलोड बहुत ही ज्यादा रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है, लेकिन पायलट को ये है कि दूसरा ट्रैफिक कहाँ पर है उसको उतना दिखता नहीं है कॉकपिट में, क्योंकि उनका व्यू लिमिटेड रहता है, दूसरे का पोजीशन के रिगार्डिंग उसको पता नहीं होता। एटीसी को पता होता है, तो एटीसी के इंस्ट्रक्शन के बेसिस पर वो आगे बढ़ता है। और एटीसी का काम रहता है कि दूसरे एयरक्राफ्ट को ये एयरक्राफ्ट नजदीक ना जाए। और एक ही एटीसी का जो जुरिस्डिक्शन होता है, मतलब मान लो आज मैं राजकोट पोस्टेड हूँ, तो राजकोट एटीसी का एक जुरिस्डिक्शन होता है। उस जुरिस्डिक्शन में कोई भी एयरक्राफ्ट आए, डिफेंस का भी आए, सिविलियन भी आए, या कोई भी हेलीकॉप्टर, कुछ भी, कोई भी एयरक्राफ्ट आए, उसको सेपरेशन देने की जवाबदारी राजकोट एटीसी की रहती है। इंडियन एयरफोर्स का हो, कोस्ट गार्ड हो, कुछ भी, अगर राजकोट के एयर स्पेस में आता है तो उसको सेपरेशन देने की जिम्मेदारी राजकोट एटीसी की है। तो उसके अलग अलग टेक्निक्स से, स्टैंडर्ड्स से वो ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। और दूसरा चीज ये है कि बहुत ही स्ट्रेसफुल मानी जाती है ये जॉब। उसका कारण ये है कि जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ता है, कम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के हिसाब से बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटीज बढ़ती है, और डिसीजन एकदम ही स्प्लिट सेकंड में लेना होता है, क्योंकि जहाज हवा में वेट नहीं करता, वो आगे ही बढ़ता रहता है। उसको तुरंत ही मान लो कोई ट्रैफिक बन रहा है या कोई कन्वर्जिंग है ट्रैफिक जो कोलिजन कोर्स पे है, तुरंत ही हमें उसका रिजोल्यूशन करके एक्शन लेना है। तो पायलट को कन्वे भी करना है कि आप ये करिए, तो आप इतना क्लाइंब कीजिए, इतना डिसेंट कीजिए, आप ये टर्न लीजिए, या कोई किसी भी रूट पे जाइए। वो सारे डिसीजन लेके तुरंत ही हमको बताना है। तो पायलट भी बहुत ही ज्यादा स्किलफुल रहते हैं, वो तुरंत ही कर लेते हैं वो सारी चीजें। लेकिन ये है कि स्ट्रेस ज्यादा रहता है, और खासकर बड़े स्टेशन जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, वहाँ पर आप जब तक चैनल में बैठे हो इंटेंस वर्क आपका रहता है। बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है ये तो। लाइफ इन्वॉल्व रहती है उसमें, मार्जिन ऑफ एरर 0 रहती है। और आप ट्रेनिंग वगैरह में जाओगे, वहाँ पर भी आपका पासिंग मार्क रहेगा, वो 80% या 70% सब्जेक्ट के हिसाब से रहेगा। तो मार्जिन ऑफ एरर बहुत ही 0 है। तो ये कि आप इधर गलती को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आई होप जो भी एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो समझ जाएंगे कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी का काम है, और इसको पूरा करना मतलब समझ लो कि आपको
पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन इस जॉब पे ही देना है। करेक्ट। तो एट द एंड ऑफ द एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि आपको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलती है। अगर आपने अच्छा ट्रैफिक बन गया है आपके स्पेस में और आपने प्रॉपर्ली हैंडल किया है, सॉल्व किया है, तो आपको एक अपने ड्यूटी के बाद एक अच्छा फीलिंग होती है कि नहीं आप अच्छा काम किया है, जॉब सेटिस्फेक्शन मिलती है। और दूसरा प्लस पॉइंट मेरे हिसाब से इस जॉब में ये है कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस कंपेयर टू अदर जॉब्स, मेरी ये तीसरी जॉब है, मैं बैंक में भी काम कर चुका हूँ इससे पहले एज ऑफिसर, इससे पहले लेक्चरर था, लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस जो इस जॉब में मिलता है वो मुझे नहीं लगता कहीं भी किसी और जॉब में मिलता होगा, कंसीडरिंग द लेवल ऑफ डेजिग्नेशन। इतनी हाई डेजिग्नेशन पे इतना वर्क लाइफ बैलेंस मिलना मुश्किल है। और दूसरी बात कि हाँ, नो डाउट शिफ्ट रहता है, आपको नाइट शिफ्ट भी आएगी, लेकिन आपको प्रॉपर फ्री टाइम भी मिलेगा। दूसरी बात, आपका ऑफिस का काम ऑफिस में ही रहेगा, आप घर लेके नहीं आ सकते ऑफिस का काम, तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है इसमें। सही कहा भाई आपने, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसको आपको घर पे भी दिया जा सकता है कि जाओ यार करके आ जाओ, ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपका वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो पाता है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि ओवरऑल एयरपोर्ट अथॉरिटी में वर्क कल्चर कैसा है। जैसा कि मैंने बताया कि मेरी तीसरी जॉब है, तो ये आंसर मैं दे सकता हूँ क्योंकि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से भी मैं कंपेयर कर सकता हूँ। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी में वर्क कल्चर बहुत ही अच्छा है। आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी के किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप काम कर रहे हो तो वहाँ पर आपका वर्क कल्चर बहुत ही अच्छा मिल जाएगा। कोई भी ज्यादा प्रेशर इन द सेंस के आपको घर जाके भी मतलब परेशानी हो रही है, कोई ना कोई कॉल आ रहा है, नो डाउट इमरजेंसी है, ऑपरेशंस है तो बात अलग है, लेकिन आप 12-12 घंटे 14-14 घंटे तक काम कर रहे हो, ऐसा आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। प्रॉपर वर्क कल्चर है वो एज ऑर्गेनाइजेशन टू बी पार्ट ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बहुत ही अच्छा। तो अभी जैसे भाई आपने बताया कि मतलब यहाँ पे शिफ्ट चलती है, ठीक है, तो आई थिंक 3 शिफ्ट होगी। हर स्टेशन पे अलग अलग शिफ्ट रहता है। जैसे बड़े स्टेशन है जहाँ पर 24 घंटे ऑपरेशन रहता है, वहाँ पर 5 शिफ्ट चलती है। जैसे मुंबई हो गया, कलकत्ता, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, जहाँ पर 24 घंटे का ऑपरेशन है। और बाकी स्टेशन पे जिस तरह का फ्लाइट मूवमेंट है, जिस तरह की, अभी जैसे मैं राजकोट में हूँ तो राजकोट में अभी 2 शिफ्ट चलती है 7 घंटे की, और टोटल 13-13.5 घंटे का वॉच आवर्स रहता है। इसमें जो शिफ्ट रहती है इसमें कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेस वगैरह कुछ मिलते हैं? एक्स्ट्रा अलाउंसेस हमारा जो रेटिंग अलाउंस रहता है एटीसी का, ये एक मेरे हिसाब से बड़ा अट्रैक्शन है। आपको वाइट का पैसा जो है वो बहुत अच्छा खासा मिल जाता है। राजकोट का देखा जाए तो 11,000 रुपये आपको पर मंथ रेटिंग अलाउंस मिलता है। मुंबई में देखा जाए तो मैक्सिमम 52,000 है, लेकिन वो अचीव करते करते आपको सारी रेटिंग्स एक्वायर करनी पड़ेगी, वो 8-10 साल चले जाते हैं। लेकिन एक है कि रेटिंग अलाउंस आपको अच्छा खासा मिल जाता है पर मंथ स्टेशन के हिसाब से। और हाँ, रेटिंग अलाउंस के अलावा स्टेशन अलाउंस भी मिलता है, जहाँ पर नाइट ड्यूटी है वहाँ पर नाइट अलाउंस भी मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दिस और क्या क्या मतलब फैसिलिटी बोलो या पर्क्स बोलो, अलाउंस बोलो, क्या क्या चीजें मिलती हैं? जैसे नॉर्मल सैलरी तो रहता ही है, ठीक है। मेरे हिसाब से देखा जाए तो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स बहुत ही अच्छी है। आपको जो नॉर्मली 12% पीएफ मिलता है वो तो मिलता ही है, उसके अलावा 10% एक और स्कीम है, एम्प्लॉय डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम, उसमें एनपीएस में मिलता है। मेडिकल फैसिलिटी अच्छी है, पर एनम आपको 10 लाख तक का इन पेशेंट आपकी ट्रीटमेंट हो जाएगी। और अदरवाइज अगर नहीं है तो हर मंथ 5-6 हजार रुपए ओपीडी के जो मिलते ही है वो मिलेगी। मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी है, आपके डिपेंडेंट को भी उसमें कवर किया जाता है। ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी है। और क्वार्टर्स वगैरह है तो मोस्टली मतलब मैक्सिमम सारे एयरपोर्ट्स पर कॉलोनीज अच्छी है। मुंबई वगैरह शहर में जहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कत है, थोड़ी बहुत कह सकते हैं, तो उसके अलावा हर जगह अच्छी है। ओवरऑल देखा जाए तो मतलब काफी अच्छे फैसिलिटीज हैं और पर्क्स भी काफी अच्छे हैं, ठीक है। सो मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है अपने एम्प्लॉय की काफी अच्छी केयर करता है। करेक्ट। और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा अच्छी है। हमारे अथॉरिटी में कहा जाता है कि अगर आप अथॉरिटी में हो तो आप बहुत ही पैसे वाले बुड्ढे बन के रिटायर, तो इस तरह का यहाँ पे माहौल है। तो अब दूसरी चीज है कि क्या हायर स्टडीज के लिए कोई ऑप्शन है?
इस हायर स्टडीज को अथॉरिटी में बहुत ही एनकरेज किया जाता है। कोई भी अगर आपका रिलेवेंट, आप मान लो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, तो उस डिपार्टमेंट के रिलेवेंट आपको कुछ हायर स्टडी या कोई डिग्री एक्वायर करनी है, तो उसको करने के बाद आपको एक एनकरेजिंग अलाउंस भी दिया जाता है। जैसे मान लो कोई पीएचडी कर रहा है या मास्टर्स कर रहा है, तो मुझे एग्जैक्ट नंबर्स तो याद नहीं, लेकिन रफ है कि पीएचडी करने के बाद आपको शायद 35,000 रुपीज अथॉरिटी देती है एज अ एनकरेजमेंट। तो ये सारी चीजें अथॉरिटी में सही है। और लीव का जहां तक है, तो 2 या 3 साल तक आपको विदाउट पे लीव मिल सकती है अगर आपको हायर स्टडीज करना है, लेकिन उसमें काफी प्रोसीजर्स है, उसको फॉलो करनी पड़ेगी और हायर अथॉरिटीज का अप्रूवल भी चाहिए होता है। लेकिन है एक प्रोविजन है, तो उसके बेसिस पर हायर स्टडीज आप कर सकते हैं। ओके। तो अब हम लोग बात करेंगे कि ग्रोथ और प्रमोशन पॉइंट ऑफ व्यू, अगर कोई एटीसी ज्वाइन करता है तो मतलब इसमें क्या पॉसिबिलिटी है? ग्रोथ और प्रमोशन क्या अच्छा टाइम पे होता है या मतलब स्लो होता है? ग्रोथ और प्रमोशन अगर आज की डेट में देखा जाए तो उसमें दिक्कत है, स्टेगनेशन आ गया है एटीसी के डिपार्टमेंट में। लेकिन एज ऑफ नाउ जो डेवलपमेंट चल रहा है, एटीसी के काफी पोस्ट उसका अप्रूवल मिनिस्ट्री के पास है, ऐसा सुनने में आ रहा है। वहां से अगर वैकेंसीज क्रिएट होगी, उसके बाद लोगों को प्रमोशंस मिलना चालू होगी। अगर देखा जाए तो मैं जूनियर एग्जीक्यूटिव 4th ईयर में हूँ, 3 साल बाद मैं एलिजिबल हो जाता हूँ, लेकिन अभी प्रमोशन नहीं है। इवन जो 2011 या 12 बैच के जो लोग हैं, वो भी अभी असिस्टेंट मैनेजर है, जो कि 6 साल बाद उसको मैनेजर होना चाहिए था। मतलब मैनेजर के लिए वो लोग एलिजिबल हो जाते हैं, और दूसरे डिपार्टमेंट्स में सीधे ही आप जैसे एलिजिबल हुए आपको प्रमोशन आ जाता है। तो हाँ, एटीसी में स्लाइट स्टेगनेशन अभी आ गया है, और होपफुली आगे वाले समय में जैसे हमारा गिल्ड वगैरह और हमारा डिपार्टमेंट हायर अथॉरिटीज है, वो काम कर रही है कि जल्दी से जल्दी वैकेंसीज जो अप्रूव होने मिनिस्ट्री में पड़ी है वो अप्रूव हो जाए, ताकि स्टेगनेशन का इश्यू थोड़ा बहुत हल्का हो जाए। तो एज ऑफ नाउ बताए, अगर पूछो मुझसे, तो स्टेगनेशन है थोड़ा एडीसी में। ओके, आई होप ये चीज़ें जल्दी रिजॉल्व हो जाएगी और होपफुली लोगों का बहुत अच्छा इसमें प्रमोशन और ग्रोथ देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि जब एज अ ट्रेनी हम लोग वहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे ग्रॉस सैलरी क्या होती है, और जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो वहाँ पे ग्रॉस सैलरी क्या मिलती है? ट्रेनिंग जैसे आप ज्वाइन करोगे ट्रेनिंग सेंटर में, फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे आपकी फुल सैलरी स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसा एज अ ट्रेनिंग आपको कम पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपका पे स्केल होगा, आपको अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा जाएगा, उतना ही पैसा उसी के हिसाब से आपका फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे आपको सैलरी मिलना स्टार्ट। कितना मिलता है, मतलब ग्रॉस अमाउंट जो होता है ज्वाइन करता है एज अ एटीसी, तो कितना मिलता है वहाँ पे? ये पार्ट फिर से करते हैं। देखो 40,000 हुआ, फिर 35% पर्क्स हुए, फिर 18.4% डीए हुआ, फिर एक एचआरए हो गया आपका 24%। मतलब ये मुझे लगा कि पूरा मिला के 35% होगा, बेसिक तो है प्लस उसका 35% अलाउंस होगा, लेकिन आप बोल रहे हो कि पर्क्स 35 है, फिर 24 दूसरे हाँ, के लिए सिर्फ पर्क्स 35, उसके बाद डीए भी मिलता है, एचआरए भी मिलता है, और ये मेडिकल भी मिलता है। तो टोटल 75 के आसपास ग्रोस, और उसमें से फिर आपका इनकम टैक्स और पीएफ का अमाउंट डिडक्ट होंगे, और दूसरे बाकी जो प्रोफेशनल टैक्स वगैरह है, तो ओवरऑल आपका 61 या 62 के आसपास आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी। ठीक है, मतलब काफी अच्छा पर्क्स है, अलाउंसेस भी काफी अच्छे हैं, अट्रैक्टिव हैं काफी। ज्वाइन होते ही इतना सारा मतलब ये रिस्पेक्टेबल है ज्वाइन होते ही इतना पैसा। डेफिनेटली। अब हम लोग बात करेंगे समथिंग अबाउट ट्रांसफर एंड पोस्टिंग। जैसे आप ज्वाइन हुए, ठीक है, तो इनिशियल पोस्टिंग आपकी किसी एयरपोर्ट पे हो गई, तो उसके बाद व्हाट अबाउट ट्रांसफर? मतलब हर एक 2-3 साल पे फिक्स होता है, या मतलब एक बार पोस्टिंग जहाँ पे हो गई वो लाइफ टाइम वही रहेगा? लाइफ टाइम तो नहीं रहेगा। मान लो आपका इनिशियल पोस्टिंग किसी अनपॉपुलर स्टेशन में हुआ है, अनपॉपुलर एयरपोर्ट अथॉरिटी में पॉपुलर अनपॉपुलर हिसाब से 2 कैटेगरी करी गई है। तो उसमें से आपका अनपॉपुलर स्टेशन में हुआ है, तो अनपॉपुलर स्टेशन का एक फिक्स ड्यूरेशन रहता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल। तो आप अनपॉपुलर में हो आपका पोस्टिंग, तो आपका उस ड्यूरेशन के बाद ट्रांसफर होगा। और अगर आप पॉपुलर स्टेशन में हो तो आप वहीं पर रहोगे जब तक कि आपका अनपॉपुलर स्टेशन में सीनियरिटी के हिसाब से जाने की बारी नहीं आती।
तो अदर कंपेयर टू अदर डिपार्टमेंट्स एटीसी में ट्रांसफर्स कम होते हैं। अगर हम लोग बॉन्ड की बात करें तो जैसा कि आपने ऑलरेडी बता दिया है हमें कि ट्रेनिंग पीरियड में अगर हम लोग छोड़ते हैं तो वो टाइम पे जो बॉन्ड का अमाउंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे Correct. ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद अगर हम लोग छोड़ते जाएंगे, जितना जितना देर से हम लोग रिजाइन करेंगे उतना कम बॉन्ड अमाउंट भरना होगा। करेक्ट करेक्ट। अब भाई मैं चाहता हूँ कि आप एस्पिरेंट्स को कुछ लास्ट मैसेज दे दें। मैसेज में मैं यही बोलना चाहूंगा कि एटीसी वेरी स्पेशलाइज काइंड ऑफ जॉब। बहुत ही ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा कि एटीसी भी कोई है, कुछ वो करते हैं। जैसे कि हम लोग भी काफी फेस करते हैं, लोगों को पता नहीं होता कि हमारा क्या काम है। लेकिन एक है कि एटीसी में आपका कोई भी आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। आपको जॉब में कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, ना ही आउटसाइड इंटरफेरेंस रहेगा, ना ही आपका करप्शन रहेगा। तो अगर आप ये सारी चीजों से दूर रहना चाहते हैं और आपको वर्क लाइफ बैलेंस भी चाहिए तो एटीसी इज अ बेस्ट जॉब। एंड आपका पेमेंट भी अगर रेटिंग अलाउंस को मिला दे तो किसी भी जॉब से आप कंपेरेबल डेजिग्नेशन वाली देखो पीएसयूज में या किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो पैसा भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मेरे हिसाब से एटीसी बहुत ही अच्छी जॉब है। हाँ, एक है कि एज ऑफ नाउ अभी स्टैग्नेशन थोड़ा बहुत है, होपफुली इन फ्यूचर वो स्टैग्नेशन क्लियर हो जाएगा। एटीसी बहुत ही अच्छा है, अगर आपको मौका मिल रहा है तो डेफिनेटली ज्वाइन। वैसे तो भाई हमने काफी पॉइंट्स पे डिस्कशन किया है और हमने ओवरऑल सारी चीजें कवर की है, बट फिर भी अगर किसी एस्पिरेंट को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को जरूर पोस्ट करें। और उसके अलावा हमारा जो मैकेनिकल पेंटोमैथ का जो टेलीग्राम का चैनल है, आप वहाँ पे भी जो भी आपको डाउट है या किसी भी तरह की आपको हेल्प चाहिए आप वहाँ से पूछ सकते हैं। सो वंस अगेन तरंग भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम। तरंग भाई, आपसे विदाई लेने का समय हो गया है। थैंक यू वेरी मच एंड बाय, गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगर कुछ किसी को कोई क्वेरी है तो आपके थ्रू, आप इस चैनल के थ्रू मेरे तक आपका क्वेरी पहुंचा सकते हैं। मैं उस क्वेरी का बिल्कुल जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई।